एपिसोड 91 से 100 तक, पार्ट 5। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से चाहत में सबके सामने साइना की असलियत दिखा दिया था, जिससे साइना वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वही जब चाहत के मां को साइना की सच्चाई पता चलती है तो वह बेहोश हो जाती है। अब आगे हॉस्पिटल का सीन। अस्पताल में मैसेज किरण कपूर एडमिट थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वही रूम के बाहर सात्विक और ऋतिक बिल्कुल खामोश बैठे थे। दूसरी साइड पर आलोक जी चेहरे पर चिंता और परेशानी दिए खामोशी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें इंतजार था कि डॉक्टर बाहर निकले और बताएं कि उनकी पत्नी कैसी है। इस समय वहां बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। वह लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जहां सात्विक और ऋतिक साइना की हकीकत जानकर बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, जिसे आज तक वह अपनी बहन मानकर प्यार करते रहे, वह तो उन्हें अपना मानती ही नहीं। और जो उनकी अपनी सगी बहन थी, उसके साथ उन लोगों ने कितना बुरा व्यवहार किया है। आज सात्विक और ऋतिक को उनके बोले शब्द उनके कानों में गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे थे। हर वह एक शब्द जो उन्होंने चाहत के लिए बोला था, जिसे सोच सोच कर उन लोगों के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह दोनों भाई के किनारे बैठे जमीन को एक तक देख रहे थे। नीचे फर्श पर उनके आंखों से आंसू की बूंदें तप तप कर गिर रही थी। वह जितना सोचते उतना ही ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही थी। आलोक जी को भी आज बहुत अफसोस हो रहा था। उन्हें अफसोस इस बात का नहीं था कि चाहत के लिए उनका व्यवहार कैसा है, उन्हें तो अफसोस इस बात का हो रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने प्रिंसेस की तरह पाला पोसा, आज वह उनके लिए भी घटिया बोलने से एक पल के लिए नहीं घबराए। अभी भी आलोक जी के मन में चाहत के लिए वह प्यार नहीं था जो प्यार उन्हें अपनी बेटी साइना के लिए था। वही थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। जैसे ही डॉक्टर को बाहर आता देखते हैं तो दोनों भाई और आलोक जी उठकर जल्दी से डॉक्टर जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब उनकी माँ कैसे हैं। वही आलोक जी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मेरी पत्नी ठीक तो है? उनकी बातों को सुनकर डॉक्टर उससे बताता है कि शायद उन्हें किसी बात का सदमा लगा है, इस वजह से और बेहोश हो गई थी, लेकिन अब खतरे से बाहर है। तभी सात्विक पूछता है क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो वह डॉक्टर बोलता है कि हाँ मिल सकते हो, लेकिन अभी वह बेहोश है। उसकी बातों को सुनकर सात्विक हाँ में सर हिला देता है। वही सटीक और ऋतिक अपनी मां के पास जाकर बैठ जाते हैं। उनके एक साइड सात्विक बैठा था तो दूसरे साइड ऋतिक बैठा था। वह लोग बस अपनी मां को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब उनकी मां होश में आएगी तो वह लोग उन्हें कैसे शांत कराएंगे। वही आलोक जी थोड़ी दूर खड़े बस किरण जी को देखे जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह किरण जी से प्यार नहीं करते थे। शुरू जवानी की जोश में आकर उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, जिसका उदाहरण वह साइना नाम की लड़की उनके सामने थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि जब उनकी पत्नी होश में आएगी तो वह उन्हें क्या जवाब देंगे, वह कैसे उन्हें शांत कराएंगे। इस वजह से अभी वह किरण जी से दूर ही खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनके पास जा सके। तभी थोड़ी देर में किरण जी धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलते हैं। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। तभी अचानक से उनके दिमाग में सभी बातें रिपीट होने लगती है और एक एक कर सारी चीज उन्हें याद आने लगती है। सब कुछ याद करके उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने उन्हीं बहते आंसू के साथ सात्विक की तरफ देखते हैं। वह बिल्कुल खामोश थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी, पर उनके आंखों से झरझर कर आंसू बह रहा था। मैं तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी सात्विक उन्हें चुप करते हुए बोलता है, माँ आप इस तरह नहीं रो सकती हैं, शांत हो जाए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखना सब कुछ सही हो जाएगा। सात्विक इतना बोलना ही था कि किरण जी और जोर जोर से रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अब कुछ नहीं ठीक होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। वह रो जा रही थी और बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। उनकी बातों को सुनकर अब आलोक जी से बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत भागकर उनके पास आते हैं और उनका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि किरण तुम शांत हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है।
उनकी बातों को सुनकर किरण जी जोर से उनके हाथों को झटक देती है और कहती है कि दूर हो जाए, मुझे अपने इन गंदे हाथों से मत छुओ, मुझे तो घाइन आती है तुम्हारे छूने से। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आलोक जी उनकी तरफ चौंक कर देखने लगते हैं। वह हकलाते हुए बोलते हैं, किरण ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो। वहीं की किरण जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ मैं पूरे होश में हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। इतने सालों से मैं तुमसे प्यार किया और तुम्हें पति परमेश्वर समझा, हमेशा तुम्हारी इज्जत की, तुम्हें सर आंखों पर बैठकर रखा, पर बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने अपनी रखेल की नाजायज बेटी मेरी गोद में लाकर रख दी और मेरी मासूम सी बच्ची को घर से निकाल दिया, और इस पर भी जब तुम्हारा दिल नहीं भरा तो उसके लौट के आने पर हमेशा उसके साथ घटिया व्यवहार करते रहे, उसे गंदे गंदे शब्द कहते रहे, यहाँ तक कि उसे मारते भी रहे। वह रो जा रही थी और हर एक उसे पाल को याद दिलाई जा रही थी जब जब चाहत के साथ इन लोगों ने बुरा व्यवहार किया। फिर वह रोते हुए आगे बोलते हैं, अरे तुमने तो मुझे भी उसके खिलाफ भड़काया, आज मैं एक माँ के नाम पर कलंक बन गई हूँ। मुझे तो खुद से नफरत होने लगी है। उसी दिन मेरी बच्ची ने सही कहा था कि माता कभी कुमाता नहीं बन सकती है, लेकिन देखो मैं एक कुमाता हूँ, और देखो मैं कितनी घटिया माँ हूँ। जब मेरी नन्ही सी मासूम सी बच्ची को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने उसे बार बार टॉर्चर किया, गंदे गंदे शब्द बोले, यहाँ तक कि उसे पर हाथ भी उठाया। वह कितनी मासूम थी, कितनी छोटी थी, मेरे हाथ एक बार भी नहीं कान पे उसे पर उठाते हुए। वह बार बार बोलती रही और रोती रही कि उसने वह गलती नहीं की, पर मैं कैसी माँ थी जो उसके दिल का दर्द नहीं समझ सकी और सारा इल्जाम उसके सर पर मार दिया। और देखो मैंने उसे खुद अपने हाथों से पुलिस के हवाले किया, यहाँ तक कि पता नहीं कितनी बार उसे पर हाथ भी उठाया। अब सोचती हूँ कि मेरा ये हाथ क्यों नहीं टूट जाता है। इतने गंदे शब्द बोलने के लिए मेरा ये जवान क्यों नहीं जल गया। कभी कोई माँ अपने बच्चों के लिए इतना गंदा कैसे बोल सकती है। जो मैंने बोला उनके हर शब्द ऋतिक और सात्विक के दिल को चीर रहे थे, और ऐसा हो भी क्यों ना, उन लोगों ने भी तो वही सब किया जो उनकी माँ बता रही है। वही किरण जी रोते हुए फिर से कहती है, तुम एक बहुत ही घटिया आप हो, उसके साथ ही तुम एक बहुत ही घटिया पति हो। ना तो तुमने पति का फर्ज निभाया, ना तो आप होने का, तुमने बस अपनी रखेल के साथ फर्ज निभाया। जो भी तुमने किया वह सिर्फ अपनी रखेल के लिए किया। मुझे उसके बारे में इस वक्त पता था, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें माफी मांग ली है तो तुम बदल गए होंगे। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया था, पर मुझे क्या पता था कि तुम उसे माफी के पीछे इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो, और तुमने उसे शादी के चलते मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं क्या मुंह लेकर अपनी बच्ची के सामने जाऊं। भगवान मुझे मार क्यों नहीं डालता, और जैसी गंदी माँ का इस दुनिया में जीना ठीक नहीं है। मुझे जैसी माँ बस अपने बच्चों के लिए कलंक है। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगते हैं। वही सात्विक और ऋतिक भी उनके साथ रो रहे थे। वह बार बार रोते हुए अपनी माँ को शांत कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि किरण की पूरी तरह से पागल हो गई है। वह बार बार रोए जा रही थी और चिल्लाई जा रही थी, मैं माँ के नाम पर एक कलंक हूँ। बस बार बार वह यही बोल रही थी। वहीं उनकी यह हालत अब आलोक जी से भी नहीं देखी जा रही थी। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन साइना की सच्चाई ऐसे सबके सामने आ जाएगी। वहीं जहां एक और यह पूरा परिवार दर्द से रो रहा था, तो दूसरी ओर साइना एक नया चाल चलने की तैयारी कर रही थी। वह वहां से निकलकर किसी तरह बचते बचते पूरी रात तो होटल में बिताती है, और दूसरे दिन खुद का गेटअप सही करके वह अनमोल से मिलने जाती है। अनमोल को यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो अपने मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और वह रात को ही लौटा था। साइना ने पहले ही पता लगा लिया था कि अनमोल रात को वापस आ चुका है। उसने रात भर अपना दिमाग दौड़ी और एक अच्छा प्लान तैयार किया, और सुबह होते ही अनमोल से मिलने चली गई। वह उससे मिलने उसके ऑफिस में अक्सर जाया करती थी, और इस बात से अनमोल को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि वह उसे सच्चे दिल से चाहता था। वही साइना बस उसका उसे कर रही थी। वह उसका बॉयफ्रेंड तो था, लेकिन तब तक के लिए जब तक उसे कोई और अच्छा लड़का नहीं मिल जाता।
इन सब बातों से अनजान अनमोल उसे अपना सच्चा साथी समझता था। वही जब साइना केबिन के अंदर जाती है तो देखी है कि अनमोल अपना काम कर रहा है। वह तुरंत ही जाकर अनमोल गोद में बैठ जाती है और अपना बच्चे सा फेस बनाकर उसे बोलती है, बेबी आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर वह बड़े ही नजाकत के साथ उसके गले में अपने बड़ों को फंसा लेती है और बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर बोलता है, बेबी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। वही साइना की बातों को सुनकर अनमोल के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके होठों को चूमते हुए बोलता है, बहुत याद आई, इतनी याद आई कि देखो मैं अपना काम जल्दी से पूरा करके वापस आ गया, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, तुम्हें प्यार करना था। इतना कहकर वह साइना के होठों को प्यार से चूमने लगता है। आप सैन भी उसके होठों को चूम रही थी। वह दोनों ही थोड़ी देर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। एक नॉर्मल की अब डीप किस में बदल चुकी थी। साइना को तो बस यही चाहिए था, पहले वह उससे प्यार का नाटक करेगी और फिर उसे करेगी चाहत के खिलाफ, इसलिए वह उसे और भी सेडिक्टिव तरीके से छूना शुरू कर देती है। उसके छूने से अब अनमोल का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। जिस तरीके से वह उसके चेस्ट में अपना हाथ फेर रही थी, अनमोल को अपना शरीर गर्म होता महसूस हो रहा था। आप वहां बिल्कुल भी नहीं रख सकता था। वैसे भी अनमोल साइना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह जल्दी ही उसे एंगेजमेंट भी करने वाला था, इसलिए इन लोगों के बीच ये सब अक्सर हुआ करता था। अब अनमोल का लोअर पार्ट भी हार्ड हो चुका था, वह खुद को नहीं रोक सकता। उसने तुरंत ही साइना को अपनी गोद में उठा लिया और केबिन में ही सामने बने सोफे पर ले जाकर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वह बेसब्र होकर उसके पूरे गले को चूमे जा रहा था। साइना ने आते वक्त ही पहले से ही डोर को लॉक कर दिया था, जिससे कोई आकर उसके प्लान में पानी न फेर दे। वह बहुत ही ज्यादा खातिर थी और इन सब बातों से अनजान अनमोल बस साइना से प्यार किया जा रहा था। हाँ, धीरे धीरे का सैन के शरीर से सारे कपड़े को अलग करना शुरू कर देता है। उसने उसके शर्ट उतार कर नीचे फेंक दिए और फिर उसके ब्रा की हुक भी खोल दे और फिर उसके पैंट को भी उतार दिया। अब साइना बस अपने अंडरवियर में थी। अब वह भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लगता है। कुछ ही मिनट में उनके कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे पड़े थे और कमरे में साइना के सांसों की आवाज और उसके मौन की आवाज सुनाई पड़ रही थी। उसकी आवाज सुनकर अनमोल और ज्यादा एक्साइटेड हुआ जा रहा था। वह अपना बड़ा जोर लगाकर साइना के साथ किए जा रहा था। साइना उसे बार बार अपने मदहोश भरी आवाज से उकसाए जा रही थी, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लगातार 2 घंटे तक वह लोग यही करते रहे। अनमोल तो जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो वह थककर साइना के ऊपर ही लेट जाता है। वही अभी सैन का पूरी तरह से मन नहीं भरा था। अगर अनमोल अभी उसके साथ 2 राउंड और करता तो भी सैन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती। अनमोल साइना से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह अभी रुक गया था। लेकिन उसे क्या पता कि उसके सामने बैठी ये हवास की पुजारन है, इसका तो कभी मन ही नहीं भरने वाला है। वहीं दूसरी ओर आदित्य के पापा ने तो अपने घर पर पूरा धमाल मचा रखा था। अब तक आदित्य के पापा ने दादा दादी और अपनी पत्नी और अंशिका को सारी बातें बता दी थी और इतना ज्यादा खुश थे कि उनके खुशी को साफ साफ उनके चेहरे से देखा जा सकता था। वह बोलते हैं कि पिताजी, आपको पता है, जब मैं उसे नालायक को खुद आगे बढ़कर किसी लड़की को गलत लगाते देखा तो उतनी समय लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं पास जाकर देखा तो सच में यह मेरी ही औलाद थी। सच बता रहा हूँ, उसे समय मेरे दिल में इतनी ज्यादा खुशी हुई कि लग रहा था मैं जोर जोर से वहीं पर नाचने लगूं। और जानते हो, जो लड़की थी वह कितनी मासूम और प्यारी थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे पर से तो नजरें हटाना भी मुश्किल है। अपने बेटे की बातों को सुनकर वंशिका के दादा दादी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन लोगों ने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका ये पोता कभी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में आने देगा। वही फिर से अंशिका के पापा बोलते हैं, और पापा जी, जानते हो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? तभी उनकी माँ बोलती है,
कि अरे नालायक, सारी चीज एक साथ बता दे, एक एक करके कह, मेरा बीपी लो करता है। अपनी माँ की बातों को सुनकर आदित्य के पापा यानी शिवांश ठाकुर बोलते हैं, अरे मैं आगे जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनकर तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। आप लो करने की बातें कह रही है। वही शिवांश ठाकुर की माँ, जिनका नाम मेनका ठाकुर है, वह बोलती है कि अरे नालायक, बस डीगे ही हाँकता रहेगा या आगे भी बोलेगा। शिवांश अपनी माँ की बातें सुनकर बोलता है, अरे मैं बीच में क्यों बोल देती हो, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। वही उसकी माँ उससे घूरकर देखती है और बोलती कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अब वह बोली तो फिर से खबर देने में देरी करेगा। तभी शिवांश जी बोलते हैं, अरे आपको पता है वह लड़की कौन है? अब की बार तो शिवांश जी की पत्नी रूबी जी चिल्लाकर बोलते हैं, अरे जब आप बताएंगे तब तो हम लोग जानेंगे। पता नहीं कब से यही बोले जा रहे हो, पर आगे तो बात ही नहीं रहे हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर अब वह चुप हो जाते हैं और लंबी सांस लेकर बोलते हैं, अरे भाग्यवान, बता रहा हूँ वह और कोई नहीं, खुराना और मित्तल कंपनी के सीईओ है। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं दादाजी यानी वीर प्रताप ठाकुर जब ये बात सुनते हैं तो उनके तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अच्छे से पता था मित्तल और खुराना कंपनी किसकी है, क्योंकि वह लोग उनके बचपन के दोस्त थे। दादाजी एक बार फिर से कंफर्म करते हैं कि क्या हुआ सच बोल रहा है। उनकी बातों को सुनकर शिवांश जी बोलते हैं, आपको भी पिताजी नहीं यकीन हो रहा है ना? जब मैं पहली बार सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, और सच मानो तो वहां खड़े किसी भी इंसान को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब खुराना और मित्तल कंपनी के मैनेजर उन्हें बॉस करके बुलाया तब जाकर हमें यकीन हुआ। वही अपने बेटे की बात सुनकर दादाजी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहते हैं, कितनी अच्छी बात है, इसका मतलब वह मेरे दोस्त की पोती है। अरे ये कितना अच्छा होगा कि मेरे दोस्त की पोती मेरी पोता बहू बन जाएगी। वही सारी बातें सुनकर अंशिका का तो मुंह ही बन जाता है। वह कहती है कि डैडी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने लिए भाभी पहले ही पसंद कर ली है और भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने भी तो उसे लड़की के लिए हाँ कहा था, फिर यह सीईओ कहाँ से चली आई? मुझे तो अपनी भाभी के लिए बस वही प्यारी सी लड़की चाहिए। उसकी बातों को सुनकर आप सबके हैरान होने की बारी थी। वह सब लोग हैरानी से अंशिका की ओर देखने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? तभी अंशिका अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है, आपको यह चोट नजर आ रही है ना? तो वह लोग हमें सर हिला देते हैं। तो वह बोलती है कि मैं आपको बताया था ना कि मेरी जान एक लड़की ने बचाई थी, तो मैं इस वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे अपनी भाभी बनाऊंगी। और वह लड़की भी बहुत अमीर है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी राह चलती लड़की को अपने भाई के लिए चुना है। और जब मैं भाई को उसकी फोटो दिखाई तो भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अब भाई बदल गए हैं, वह अपना पल्ला कैसे बदल सकते हैं? तब वह अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, आने दो भाई को, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। वही उनकी बातों को सुनकर शिवांश जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वह बोलते हैं, आदित्य को जानता हूँ, वह ऐसा नहीं है कि वह ऐसे ही सब लड़कियों को पसंद करता फिरे। वह तो किसी एक को भी अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता। और अब जब पता चल रहा है तो एक के बाद एक नई नई न्यूज मिल रही है। सभी शिवांश जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी पसंद कैसी है, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, मुझे ये सीईओ अपनी बहू के रूप में चाहिए। इसलिए नहीं कि वह किसी कंपनी की सीईओ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ज्यादा मासूम है। और इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है, फिर भी उसके अंदर घमंड नाम मात्र का नहीं है। और देखो, आज तक वह कभी किसी के सामने भी नहीं आई, कितनी मिस्टीरियस बनकर रहती है। यह मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं हमेशा कल्पना किया था कि मेरे बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की मिले जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, और यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब अपने पापा की बातों को काटते हुए अंशिका बोलती है, नहीं पापा, जो लड़की मैं पसंद की हूँ वह भाई के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसकी भी कोई मिस्टीरियस आइडेंटिटी है और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। उसे दिन मैंने उसकी ताकत को देख लिया था
और फिर उसके विला में उसने जो देखा था वह सबको बता देती है। फिर वह बताती है कि कोई आम लड़की नहीं है, वह भी भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, इसलिए भाई के लिए तो वही परफेक्ट रहेगी। धीरे धीरे दोनों तरफ से लड़ाई बढ़ने लगती है। अब वहां पूरा युद्ध सा माहौल बन गया था। एक तरफ अंशिका थी तो दूसरे तरफ उसके डैड थे। बाकी तीनों लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। वह इन बाप बेटी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अभी वह लड़ेंगे और बाद में एक हो जाएंगे और सारी दुश्मनी उनसे निकलेंगे। अक्सर उनके घर में यही होता था, इसलिए वह लोग शांति से बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब इन लोगों की लड़ाई खत्म हो। तभी अचानक से वहां आदित्य आ जाता है और अपने घर को युद्ध का अखाड़ा देखकर वह तो अपना हाथ अपने सर पर रख लेता है। उसे पता था जब उसकी बहन और उसके पापा लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं, जरूर ये लोग अपनी अपनी बातों को मनवाने में लगे होंगे। अब उसे बेचारे को ही आगे बढ़कर इन्हें शांत करना होगा, वह मन में सोचता है। अजीब सी आफत है, अंशिका तो छोटी बच्ची है पर पापा भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। वह तुरंत उन दोनों के बीच में जाता है। वह दोनों इस समय सोफे का कुशन लेकर एक दूसरे से बहस कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। जैसे ही वह लोग आदित्य को देखते हैं तो तुरंत ही उसकी ओर बढ़ाते हैं। वही आदित्य दोनों को ऐसे आता देखा है तो घबरा जाता है। वह मन में सोचता है कि अब क्या हुआ। कभी अंशिका जल्दी से आकर अपने भाई के गले से लिपट जाती है और बोलती है, देखो ना भाई, पापा आपकी शादी किसी सीईओ से करवाना चाहते हैं, जबकि आपने तो उसे दिन मेरे सामने मेरी दोस्त को पसंद किया था। फिर आप ऐसे कैसे अपनी बातों से मुकर सकते हैं। वही शिवांश जी अंशिका को आदित्य से अलग करते हुए बोलते हैं, अरे बेटा तू इसकी बातों में मत आया, तो पूरी पागल है। तुझे जो लड़की पसंद आई है तो उसी से शादी कर, वह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आदित्य को अब जाकर समझ में आता है कि यह युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। वह दोनों अपनी अपनी बात बोले जा रहे थे। शिवांश जी बोल रहे थे कि नहीं, मुझे वह लड़की पसंद है, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। वहीं अंशिका भी पूरे जोर शोर से चिल्ला रही थी, नहीं भाई, आपको मेरी सहेली से ही शादी करनी पड़ेगी। बेचारा आदित्य कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जोर से चिल्लाता है और दोनों से बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं दोनों के पसंद से ही शादी कर लूंगा। उसे तो पता था ये दोनों एक ही लड़की के लिए लड़ रहे हैं, पर वही उसकी बातें सुनकर अब तो सबके मुंह खुला का खुला रह जाते हैं। वही दादी है रानी से बोलती है, वाह बेटा वाह, जब नहीं खाएगा तो एक भी लड्डू नहीं खाएगा और जब खाने पर आया तो पूरा डब्बा ही चट करना चाहता है। उनकी बातें किसी को नहीं समझ में आई तो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। जब वह देखी है कि किसी को उनकी बात समझ में नहीं आई तो सबको समझते हुए बोलती है, अभी तक ये शादी नहीं करना चाहता था और जब शादी के लिए मना तो एक से नहीं दो से शादी करना चाहता है। इतना बड़ा नालायक होता मेरा ही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसकी बातों को सुनकर आदित्य का तो मुंह खुल जाता है। वह हैरानी से बोलता है, दादी आप ये क्या कह रही हैं, मैं भला दो लड़की से शादी क्यों करूंगा। तभी दादी उससे रहती है, अरे नालायक, अभी अभी तो तूने कहा था कि दोनों से शादी कर लेगा। तब जाकर आदित्य को समझ में आता है कि उसने क्या बोल दिया। फिर वह सबको समझते हुए बोलता है कि अरे मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। तभी अंशिका नाराज होते हुए बोलती है, तो भाई क्या मतलब था। तब आदित्य बोलता है, वही तो बताने जा रहा हूँ। तब फिर उसकी माँ बोलती है, तो बताना क्यों पहेली बुझा रहा है। अब आदित्य चिढ़ जाता है और बोलता है, अरे आप लोग बोलने तो दो। उसकी बातों को सुनकर सब अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं। तब आदित्य बोलता है कि अरे पापा और अंशिका दोनों एक ही लड़की की बात कर रहे हैं और दोनों लड़की ही चाहत है। कभी अंशिका जब चाहत का नाम सुनती है तो वह जल्दी जल्दी अपना सरहा में हिलने लगती है। वही उसके पापा भी अपना सरहा में दिला रहे थे। अब जाकर सबका कंफ्यूजन दूर होता है और जब अंशिका को पता चलता है कि चाहती वह सीईओ है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, देखा मैंने कहा था ना, उसे लड़की की आइडेंटिटी बहुत ही मिस्टीरियस है। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चाहत के विला का सीन। चाहत इस वक्त न्यूज देख रही थी। उसने एंकर बार बार बता रही थी बेस्ट ग्लोबल बिजनेसमैन का अवार्ड मिलाने वाला है।
बस अब 2 ही दिन बाकी है इस अवार्ड कंपटीशन में। देखना है किसकी किस्मत चमकता है और कौन छूट जाता है पीछे। इस वक्त हाल में जान लिया चाहत और ख्वाहिश बैठे थे। इस न्यूज को सुनकर उन लोगों के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही इनविटेशन मिल चुका था और उन्हें पहले से ही पता था इस बार यह अवार्ड कौन जीतने वाला है। वही इस अवार्ड में इस बार दादा सूर्यदेव खुराना और दूसरे दादा अशोक भी आने वाले थे, क्योंकि बेस्ट ऑफ द ईयर बिजनेस वुमेन का अवार्ड इस बार चाहत को मिलने वाला था। और भला उनकी पोती को यह अवार्ड मिले तो उनके दादाजी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उनके बारे में उनके सीक्रेट बॉडीगार्ड उन्हें सब कुछ बता रहे थे, जो उन दोनों दादाजी ने चाहत की सिक्योरिटी के लिए लगा रखे थे। इसलिए अब तो उन्हें और भी आना था और वह कपूर फैमिली को खुद अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते थे। वह लोग जान रहे थे कि चाहत इस फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती है, पर उन्हें लग रहा था शायद चाहत उन्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाएगी। लेकिन उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह लोग उसने जड़ से ही उखड़ देखना चाहते थे, और वह ऐसा करेंगे भी, यही सोचकर वह दोनों बूढ़े इंडिया आने का प्लान बनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन देता है, जहां सात्विक और ऋतिक आज अपनी मां को डिस्चार्ज कर वापस घर ले जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वह इसी तरह हॉस्पिटल में नहीं तो और अधिक रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। बाकी उनकी तबीयत अब नॉर्मल हो चुकी थी, बस उनका गिल्ट उन्हें खाए जा रहा था, जिस वजह से उनका रोना नहीं बंद हो रहा था। वहीं अब किरण जी अपने पति से बातें करना छोड़ दी थी, अब उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, और इस बात से आलोक जी बहुत ज्यादा दुखी थे। भले ही उससे सेक्रेटरी के साथ उनका अफेयर रहा हो, पर वह हमेशा से ही अपनी पत्नी को प्यार करते थे और उसकी हर खुशियों का ध्यान रखते थे, पर उन्होंने इसकी सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी उनसे अलग कर दी थी और उसकी जगह पर अपने एक्स्ट्रा अफेयर से पैदा हुई लड़की को लाकर रख दिया था। इस बात का दर्द किरण जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तक वह यही समझ रही थी कि उन्होंने अनाथालय से एक बेबस और मासूम लड़की को गोद लिया है, जिसे दुनिया की सारी खुशी देना चाहती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुशियों को छीनकर उसे दूसरी लड़की को खुशी दी थी। उसे वक्त तो उन्हें ये सब सही लग रहा था, पर आज हकीकत सामने आई तो सब कुछ उन्हें गलत लग रहा था। अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा था कि चाहत पर क्या गुजरती होगी जब कोई अपना सागा उसे पराये जैसा व्यवहार करता रहा हो। वही एक बार भी साइना अपनी मां को देखने नहीं आई थी। इस बात से सात्विक और ऋतिक बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने अपने कुछ लोगों को साइना के बारे में पता लगाने को भेजा था, तब उन्हें पता चलता है कि वह तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज कर रही है। ये जानकर उनका तो खून ही खोल जाता है। वही ऋतिक अपने बड़े भाई से बोलता है, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जिसे हमने प्रिंसेस की तरह पाला पोसा और उसके सारे नखरे उठाया, वही हमारी सौतेली बहन निकलेगी। और देखा था ना आपने वीडियो में वह किस तरह से हमें गालियां दे रही थी और हमें घटिया और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है। उसकी बातों को सुनकर सात्विक बिल्कुल ही खामोश रहता है। वह क्या बोले उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं था। आज उसे अपनी गलतियां रियलाइज हो रही थी। वह तो पर आई थी, वह तो उनका सब कुछ छीनने आई थी और वह अपना काम अच्छे से कर भी रही थी। बेवकूफ तो वही लोग थे जो आंख बंद कर अपना सब कुछ उसे पर लूट रहे थे। अपना प्यार, अपनी धन दौलत, सब कुछ उसे पर लुटाया और बदले में उसने उनके साथ क्या किया। आज जाकर सात्विक को चाहत की बोली हर बात याद आ रही थी। देख लेना मिस्टर सात्विक कपूर, जिस दिन आपको हकीकत पता चलेगी उसे दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। उसे दिन आपके पास ना कुछ बोलने को होगा और ना ही खोने को बचेगा। आप मुझे घटिया लड़की बोल रहे हैं, आप मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन देख लेना एक दिन यह इल्जाम आप पर भी लगेगा। आप भी घटिया इंसान की कैटेगरी में सबसे आगे खड़े होंगे और मेरी बातों का यकीन मानिए, आप पर यह इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं, आप खुद होंगे। चाहत की यह बात याद आते ही सात्विक जोर जोर से रोने लगता है। सच कहा था उसकी बहन ने, वह दुनिया का सबसे घटिया इंसान है और वह भाई कहलाने के लायक नहीं है।
अरे कोई भाई ऐसा होता है जो आंख बंद कर दूसरों के बोलने पर भरोसा करे और एक बार भी अपनी बहन की बातों पर भरोसा नहीं करता है। आज वह खुद को खुद से गालियां दे रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह जाकर चाहत के पैरों को पकड़ ले और उससे अपने किए की माफी मांगे, पर वह जानता था कि उन लोगों ने उसे इतना तकलीफ दिया है कि वह जिंदगी में कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। वह कितनी छोटी सी थी जब वह इस घर को छोड़कर चली गई थी, और जब इतने सालों बाद आई फिर भी उन लोगों ने उसके साथ वही सब किया जो पहले किया था। एक एक बातें सात्विक को याद आ रही थी और उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब उसे कुछ नहीं समझ आता तो वह वहां से उठकर बाहर निकल जाता है और नहीं बैठ सकता था। उसे इस वक्त बस जोर जोर से चिल्ला कर रोने का मन कर रहा था। उसके मन से आवाज आ रही थी, आज एक हकीकत पता चली तो इतनी तकलीफ हो रही है उसे मासूम सी बच्ची को जो हर रोज उनके द्वारा धूतकारी जाती थी, तो उसे पर क्या बीती होगी। वह अस्पताल के टेरेस पर जाता है और वहां जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगता है। ऐसे लग रहा था कि अगर वह नहीं होएगा तो उसका दम घुट जाएगा और उसके प्राण निकल जाएंगे। बहुत देर तक इसी तरह रोते हुए जब उसका मन थोड़ा हल्का होता है तो अपने आप को संभालता है। इस समय उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी। उसका पूरा कपड़ा पसीने से भेजा हुआ था। ठंडी के मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हुए थे। वह एक बार खुद को देखा है, फिर हिम्मत करके किसी तरह अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर अपने आप को ठीक करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस हाल में वह अपनी माँ के सामने जाए। नहीं तो उसकी माँ उसे देखकर फिर से रोना शुरू कर देंगे। जब वह नॉर्मल हो जाता है तो वहां से वापस आता है और ऋतिक को डिस्चार्ज पेपर बनवाने को कहता है और खुद डॉक्टर से मिलने उनके केबिन में चला जाता है। इस समय उसे अपने माँ के बारे में कुछ बात करनी थी और कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ के बारे में भी डॉक्टर से पूछना था। वैसे तो वह डॉक्टर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें पता चला कि कोई जरूरी काम है, इस वजह से वह अभी नहीं आ सकते, तो वह खुद उनके केबिन में चला जाता है। वह अभी डॉक्टर से बातें ही कर रहा था, तभी अचानक से वहां पर शिवांश और अंशिका आ जाते हैं, जिसे देखकर वहां के वह सीनियर डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि अरे बेटा अंशिका, आप यहाँ कैसे। यह अंशिका के अंकल थे और यह हॉस्पिटल उन्हीं का था। वह तुरंत ही आगे बढ़कर अपने अंकल के गले लग जाती है। तभी शिवांश जी भी अंदर आ जाते हैं। वह उन्हें देखकर बोलते हैं कि भाई आप यहाँ कैसे। शिवांश जी के चचेरे भाई थे। वह बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस तुझे एक गुड न्यूज देनी थी इसीलिए आ गया, और थोड़ा अंशिका के हाथों में चोट लगी है, उसकी पट्टी भी चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद चलकर तुझे ये बात बता दूं, तू भी सुनेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उनकी बातों को सुनकर वह कहते हैं कि भाई ऐसी भी कौन सी बात है जो आप मुझे फोन पर ना बात कर खुद यहाँ चलकर आए हैं। वह बोलते हैं अरे बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगा तो तुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि मुझे खुशी तो उसी दिन मिलेगी जिस दिन मैं शिवांश की बीवी का मुंह देखूंगा, वरना मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है। ये नालायक पता नहीं कब शादी करेगा और कब मुझे छोटे छोटे नाती पोते खिलाने को मिलेंगे। उनकी बातों को सुनकर शिवांगी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि सोच ले, तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। अपने भाई के मुंह से बात सुनकर वह उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। तभी अंशिका खुशी से घूमते हुए बताती है, अंकल जानते हैं भाई को एक लड़की पसंद आ गई है, वह उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वही अंशिका का मुंह बंद करते हुए शिवांश जी बोलते हैं, अरे चुप कर नालायक, सब तू ही बताएगी क्या, मुझे भी तो बताने दे। आखिर में यह मेरा भाई है और आदित्य मेरा बेटा, इसलिए खुशखबरी बांटने की इजाजत बस मुझे है। तू बीच में मकसूद उसकी बातों को सुनकर अंशिका अपना मुंह बना लेती है। वहीं से जी बताते हैं, जानते हो आयांश, वह लड़की बहुत ही प्यारी है और वह इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि शायद ही तुमने इतनी खूबसूरत लड़की देखी हो। मैं तो उसे जब देखा तो बस देखता ही रह गया, और तू खुद सोच ले, उसे देखकर तो मेरा बेटा भी फिसल गया। इतना कहकर वह जोर जोर से
हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं उसके आने से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। सच में वह हमारे जिंदगी की लकी चार्म है। देखना जब वह मेरे घर आ जाएगी तो मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैं उसे इतना प्यार करूंगा कि वह कभी अपने असली माँ बाप को भी नहीं याद करेगी। वहीं अंशिका भी चाहते हुए बोलती है, हाँ हाँ अंकल पापा सच बोल रहे हैं, वह सच में बहुत ही प्यारी है और वह मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वह मेरे लिए भी मेरी लकी चार्म में जब से मेरी लाइफ में आई है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और देखना मैं उनसे इतना प्यार करूंगी कि वह कभी भूल कर भी अपनी भाई बहनों को नहीं याद करेंगे। उन दोनों की खुशी और उनकी बातों को सुनकर डॉक्टर आयांश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनके बड़े भाई ये सब बोल रहे हैं तो जरूर वह डिजर्व करती होगी, वरना आदित्य उसे कभी भी पसंद ना करता, क्योंकि वह आदित्य को अच्छे से जानते हैं। वही जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो बोलते हैं, अरे बस करो बस करो, बस उसकी तारीफ ही करते रहोगे कि उसका नाम भी बताओगे और उसकी कोई फोटो लाए हो कि नहीं? अगर ऐसे ही आए हो तो जान लो मैं आप लोगों को यहाँ से भगा दूंगा। वही उनसे बात करने आया सात्विक उन लोगों को देख रहा था, वह उन दोनों को अच्छे से पहचान रहा था। आखिर में वह इतनी बड़ी हस्ती थे तो वह क्यों नहीं पहचानेगा। वह बार बार उनसे मिलने की कोशिश भी तो कर रहा था, लेकिन आज जब मिले थे तो इस तरह की उनसे कुछ भी बात करना ठीक नहीं था। इस वक्त उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी थी, ये देखकर सात्विक के भी होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह एक साइड बैठे उन दोनों बाप बेटी को देख रहा था, जिनके होठों से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अंशिका चहकते हुए बोलती है, अरे हाँ हाँ अंकल, मेरे फोन में भाभी की फोटो है, मैं भला ऐसे यहाँ आने वाली नहीं थी, मुझे पता था कि आप मुझे भागा दोगे। इतना कहकर वह हंसने लगती है। तभी वह पूछते हैं कि नाम क्या है, तो शिवांश जी बड़े फक्र के साथ बोलते हैं, अरे मेरी बहू का नाम चाहत खुराना है। जैसे ही नाम सात्विक के कानों पर पड़ता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। क्या ये लोग उसकी बहन की बात कर रहे हैं? हाँ, यह उसी की बहन की तो बात कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतने बड़े बड़े लोग उसकी बहन को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जाकर उसे ध्यान आता है कल की पार्टी का, जहां आदित्य हर वक्त उसके साथ खड़ा था, और जब साइना ने चाहत को आदित्य के ऊपर धक्का दिया था तब भी आदित्य ने उसे कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब आदित्य उसकी बहन को पसंद करता है। आखिर में कौन नहीं चाहेगा आदित्य ठाकुर जैसा लड़का उसकी बहन को मिले। इस बात से सात्विक भी खुश हो जाता है। वह देखता है कि कैसे वह लोग चाहत का नाम लेते नहीं थक रहे थे, वह लोग उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अभी तो वह उनकी जिंदगी में भी नहीं आई है और वह लोग उसे अपना लकी चार्म समझते हैं। चाहत के प्रति उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, जहां एक और यहाँ अजनबी लोग उसकी बहन का उनकी जिंदगी में आने के लिए इतना ज्यादा खुश थे। वही जब उनकी बहन उनकी जिंदगी में थी तो वह लोग उसे हमेशा एक पनौती और कलंक का कर ही बुलाते थे। आज सात्विक को खुद पर घिन रही थी। उसे लोग अपनी जिंदगी की खुशियां मान रहे हैं, और वह कैसा भाई था जो हमेशा उसे अपने जिंदगी में कलंक मानता रहा। ये सब सोचकर अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप उठकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह वहां से जाता है सब लोग उसकी ओर मुड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कौन था, तो वह फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। वहीं सात्विक रास्ते में जाते हुए बार बार उनकी बातों को सोच रहा था, और जितना ज्यादा सोच रहा था उसके आंखों से उतना ज्यादा ही आंसू बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके पास फोन आता है और उसका मैनेजर उससे कुछ बोलता है। मेरा सुनकर अचानक से उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वह उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं, तुम्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैनेजर बोलता है कि सर वह सब मुझे नहीं पता, पर सभी प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं और जितने इन्वेस्टर थे उन लोगों ने अपना पैसा भी वापस मांगा है। अब वह लोग कह रहे हैं कि वह हमारी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तभी सात्विक चिल्लाते हुए बोलता है
कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बेस में उन लोगों को बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। तभी मैनेजर बोलता है कि वह लोग उसके लिए तैयार हैं और बोल रहे हैं कि वह उसके साथ आगे काम करके खुद को डुबोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुकी है कि हमारी कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली है। ये सुनकर सात्विक को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। वह मैनेजर से चिल्लाते हुए बोलता है कि यह सब बातें उन लोगों को किसने बताई। अगर जिस किसी ने ऐसा किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह गुस्से में फोन रख देता है और वह तुरंत अपनी माँ के पास आता है। तब तक मैं ऋतिक ने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लिया था। वह तुरंत ही ऋतिक को सारी बातें समझता है और कहता है कि वह माँ को लेकर घर जाए, उसे अभी तुरंत कंपनी के लिए निकलना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। ऋतिक को भी उसकी सारी बातें समझ आती है। वह उसे बोलना है कि भाई अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं भी आपके साथ आ जाऊं, तो वह उसे मना करता है और बोलता है इस वक्त माँ को संभालना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ रुको, मैं जाकर सब कुछ देखता हूँ। वही किरण जी को किसी चीज का होश नहीं था। वह तो बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। उन्हें तो बस हर वक्त अपने कानों में अपने बच्चों की बेबसी भरी आवाज ही सुनाई देती थी। माँ मुझे मत मारो, मैंने यह नहीं किया। माँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और तभी गालों पर पड़ते थप्पड़ों की आवाज। ये सब सोच सोच कर उनका दिमाग फटा जा रहा था। आज उन्हें खुद पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। वहीं ऋतिक को सब कुछ समझकर वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर में जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है तो उसके सामने उसका मैनेजर खड़ा था। वह मैनेजर से सारी बात पूछ रहा था और कुछ फाइलों को खोलकर भी देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह गुस्से से चिल्लाते हुए अपना सर पकड़ लेता है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। वहीं दूसरी ओर इस वक्त ऑफिस में आलोक जी भी मौजूद थे। उनका भी बस यही हाल था। उन्हें भी अब अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कुछ इन्वेस्टर उन्हें जबरदस्ती मीटिंग के लिए बोलते हैं और बोलते हैं अगर उन्होंने मीटिंग नहीं की तो वह लोग उन पर केस कर देंगे। वहीं उन बाप बेटों को पता था कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है, इसीलिए वह इस मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहते थे। पर इतना ज्यादा प्रेशर था उन पर कि वह ना चाहते हुए भी उसे अटेंड करते हैं। मीटिंग रूम में सभी लोग उन पर गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि एक तो आप लोगों ने घटिया क्वालिटी का सामान लिया, हमने आपको बहुत सारा पैसा दिया था पर अपने बाकी पैसे फंसा लिए। सात्विक को तो इन सब के बारे में कोई पता ही नहीं था। वह उन्हें सफाई देने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे क्वालिटी का था। लेकिन तभी वह लोग अपने सामने को खोलकर सात्विक के सामने फेंक देते हैं। फाइल देखकर तो सात्विक की सांस अटक जाती है। इतना सारा घोटाला कब हुआ उसे इस बारे में क्यों नहीं पता है। वह तुरंत अपने पिता की ओर अपनी नजरें उठाकर देखता है, क्योंकि यह सब काम तो उसके पापा ही देखते थे। वही आलोक जी का कर तो शर्म से झुका हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे साइना को मॉडल बनाने के पीछे लगा दिया था। जहां भी लोग अपने टैलेंट से जाते थे वहां साइना सिर्फ पैसों के बल से जाती थी। यही कारण था कि वह चुपचाप कंपनी में घोटाला कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि किसी के जन्म से पहले जब साइना पैसा कमाने लगेगी तो वह फिर से भर देंगे, लेकिन उसे लड़की ने कभी भी एक पैसा नहीं लाया, बल्कि एक के बाद एक वह खर्च करती गई। इस समय सात्विक बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके बाप ने उसकी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, उसके बाद भी एक बेटे होने की हैसियत से सात्विक ने उन्हें कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उन्होंने सात्विक और ऋतिक से कभी बुरा व्यवहार नहीं किया था। शायद यही वजह था कि वह लोग अब तक खामोश थे। जब सात्विक से उसका गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता तो वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आप मुझे कुछ बताने का कष्ट करेंगे? आखिर में ये सारा पैसा कहाँ गया? ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये टोटल 40 करोड़ की रकम है। इतना बड़ा घोटाला आपने कर दिया और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। आलोक जी को कुछ न बोलता देखकर अब की बार सात्विक ने उन्हें जोर से चिल्लाया। तभी आलोक जी थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं, वह मैंने ये सब ऐसे साइना के करियर बनाने के लिए उसे दिए थे।
तो वह आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए बोलता है, भला इतने सारे पैसों का साइना ने क्या किया? सब वह बताते हैं कि वह जो भी काम पाती थी वह इन पैसों से ही खरीदा जाता था। सात्विक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, यानी आज तक वह सबसे झूठ बोलते आई है कि वह ये सब अपने टैलेंट से पाती है। और वह लोग भी कितने बड़े बेवकूफ थे, वह उसकी बातों में आकर कितना ज्यादा खुश हो जाते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वह तो उनके ही पीठ पर छुरा घोंप रही है। अपने पापा की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला कि आपने हमें ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? तो वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि वह साइना ने कहा था कि जब वह कमाने लगेगी तो ये पैसे वापस कर देगी और तुम लोगों को पता चलेगा तो तुम लोग उससे नाराज हो जाओगे। और वह अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वह उनकी नाराजगी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और उसने कसम भी खाई थी कि अगली बार खुद से अपने टैलेंट के बल पर काम पाएगी। तो सात्विक हंसते हुए बोलता है कि तो फिर उसने पाया कि नहीं? तो आलोक जी अपना सर झुकाते हुए बोलते हैं कि नहीं, आज तक उसने कोई भी काम नहीं पाया। ये सुनकर तो अब सात्विक के गुस्से का कोई सीमा ही नहीं रह जाता। वह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वह घटिया लड़की, उसने आपका इस्तेमाल किया और हमारा इस्तेमाल किया, हमारे पैसों का इस्तेमाल किया, इसके बावजूद भी देखो वह घटिया की घटिया ही रह गई, फिर भी उसे एक छोटा सा भी काम नहीं मिल पाया। पूरी जिंदगी हमारे पैसों पर अय्याशी करती रही और हमारे ही इमोशन के साथ खेलती रही। इतना कहकर वह गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेता है। वहीं अब आलोक जी के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सच में उन्होंने गलती की थी और उसे गलती का नतीजा ये था कि आज उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर थी। तभी उन लोगों को चुप कर आते हुए वहां बैठे बाकी के लोगों ने बोला, देखिए, हमें आपकी फैमिली ड्रामा से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों ने हमें हमारे पैसे नहीं वापस किया तो हम अपने शेयर्स बेच देंगे और उससे अपने पैसे निकलेंगे। उनकी बातों को सुनकर सात्विक के पास बोलने को कुछ नहीं था। वह क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त टोटल अमाउंट 100 करोड़ का था। इतनी बड़ी रकम उसके पास नहीं थी और पिछले 2 महीना से कंपनी बहुत ही बुरी तरह से चल रही थी, जिस वजह से उन्हें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। वह थक-हार कर अपने चेयर पर बैठ जाता है। वही उसे कुछ ना बोलना देखकर वह लोग समझ जाते हैं कि उनके पास अब पैसा नहीं है। कभी उनसे एक कोशिश और करते हुए सात्विक बोलता है, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत नहीं दे सकते हैं? मैं कुछ अच्छे इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा जिससे मैं फिर से अपनी कंपनी को बचा सकूंगा। वह लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्केट में इस समय क्या हो रहा है? उनकी बातों को सुनकर वह उनकी ओर देखने लगता है। हाँ, सच में उसे इस वक्त कुछ भी नहीं पता है, वह तो अपने घर के झमेले में ही फंसा था। तभी वह इन्वेस्टर बोलता है कि खुराना और मित्तल कंपनी इंडिया में पूरी तरह से सूटेबल हो चुकी है। अब सारे इन्वेस्टर बस उनमें पैसे लगाने की कोशिश में लगे हैं। बस किसी तरह उन्हें एक बार उनके सीईओ से बात करने का मौका मिल जाए। छोटे बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं वह सब बस उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे से पता है 2 सालों में ये कंपनी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। तभी उनमें से बैठा एक व्यक्ति जो उसे दिन उसे पार्टी में मौजूद था, वह सात्विक की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, तुम्हें मार्केट की बातें कैसे पता होगा? तुम्हें तो अपने घर की बातें भी नहीं पता होती है और तुम हमें भरोसा दिलाने की बात करते हो। तुम भरोसे के लायक भी हो जो खुद की सगी बहन के साथ लायल नहीं हो सका, वह हमारे साथ क्या खाक लायल रहेगा? अपनी मासूम सी सगी बहन को छोड़कर तुम लोग किसी कचरे के पीछे पड़े हो। और देखो ना, वह हंसते हुए फिर से बोलता है, वह कचरा आखिर में कचरा ही निकला और तुम लोगों को भी डुबो दिया। इतना कहकर वह हंसने लगता है। सात्विक के पास बोलने को कोई जवाब नहीं था। आखिर में सामने बैठा इंसान सही ही बोल रहा था। तभी वहां बैठा दूसरा व्यक्ति बोलता है, जो इनसे थोड़ी सिंपैथी रखता था। वह बोलता है, देखो भाई, मैं तुम्हें तो बस एक ही राय दूंगा, किसी तरह अगर तुम भी पुराना या मित्तल कंपनी से कोई प्रोजेक्ट पाए जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हें नहीं पता है उनके पास कितना पैसा है। वह इतने अमीर है कि चाहे तो हम सबकी कंपनी को यूं चुटकी बजाते खरीद सकते हैं।
इंडिया की बहुत सी कंपनी उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश में लगी है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि कितनी बड़ी कंपनी तुम्हें कोई चांस देगी, लेकिन लक आजमाने में कोई बात नहीं है। कोशिश किए बिना नहीं हारना चाहिए। उसकी बातें सात्विक को सही लगती है। सात्विक कुछ व्यक्ति से बोलता है कि थैंक यू अंकल, हमारे बारे में इतना कुछ सोचने के लिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। वही वह व्यक्ति भी बोलता है कि हाँ बेटा, जरूर कोशिश करना, अब हमें चलना चाहिए और मुझे माफ कर देना तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं भी कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, इस बिजनेस से मेरी जिंदगी चलती है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकता हूँ, आपकी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही करता। धीरे धीरे कर वहां से सभी लोग चले जाते हैं। अब वहां बस सात्विक और उसके पापा ही बैठे थे। सात्विक एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा है। वह उठकर तुरंत ही केबिन से बाहर चला जाता है। इस वक्त उसे अपने पापा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अब गुस्से में और कुछ नहीं करना चाहता था। पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था, अब जो कुछ है उसे फिर से समेटना पड़ेगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से हो। वहीं दूसरी तरफ ये सारा किया धरा चाहत का था। उन इन्वेस्टरों को चाहत ने ही ऑफर दिया था, अगर वह लोग कपूर कंपनी को छोड़ देंगे तो वह उन्हें अपनी कंपनी में एक बार चांस देगी, और अगर वह लोग अच्छा करेंगे तो फिर वह हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाएंगे। जब इतना बड़ा ऑफर उनके पास खुद चलकर आया था तो वह भला क्यों ठुकराएंगे, जहां पूरी इंडिया उसे कंपनी के साथ काम करना चाहती है। वही यहाँ पर तो उनके पास खुद ही चल कर आ रहा है, इसलिए वह बिना देर किए अपना पार्टनरशिप तोड़ने कपूर कंपनी पहुंच चुके थे। चाहत ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उसने बस ऑफर दिया था। बाकी काम करना उनकी इच्छा पर डिपेंड करता था, और उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह खुराना कंपनी के साथ काम करें। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही यह बात फैलती है, मार्केट में कपूर कंपनी के शेयर पूरी तरह से गिर जाते हैं। अब उन्हें मजबूरी में उन शेयर को बेचना ही पड़ता है, और उनके बेचे गए शेयर को चाहत खरीद लेती है। वही इन सब के बारे में दादाजी को भी पता चल जाता है। दादाजी के आंखों में इस वक्त आंसू था। उन्हें नहीं पता था कि यह सब शेयर चाहत खरीद रही है। वह तो बस इतना जानते थे कि उनकी मेहनत की कंपनी, जो उन्होंने खून पसीने से कड़ी की थी, आज बर्बाद हो चुकी है। उनका सपना आज टूटकर बिखर गया है, और जितने ही ज्यादा टैलेंटेड थे, उनकी आने वाली पीढ़ी उतनी ही ज्यादा निकम्मी निकली। वह अपनी पत्नी की फोटो अपने हाथों में लेकर देखते हुए बोलते हैं, देखो माही जी, इस बच्चे पर तुम कितना गर्व करती थी, आज उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा। अच्छा हुआ जो ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं हो, वरना तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यही मर जाऊं, पर मैं जब तक अपनी चाहत की शादी कर उसका घर नहीं बस देता, तब तक मैं खुद के जान नहीं जाने दे सकता। मुझे अभी मेरी बच्ची का ख्याल भी रखना है। उसने बहुत ज्यादा तकलीफ है झेली है। अब जब उसकी जिंदगी में खुशियां आ रही है तो मुझे उसे खुश होते भी देखना है। शायद इसी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, वरना मैं तो कब का मर गया होता। इतना बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जो उनकी पत्नी की फोटो पर गिर रहे थे, वह बस विवश होकर अपनी पत्नी की फोटो निहार रहे थे। वही कंपनी के 40% शेयर चाहत खरीद चुकी थी। अभी भी दादाजी के नाम पर 20% शेयर थे, बाकी के 10% शेयर आलोक जी के नाम पर और 10% उनकी पत्नी किरण जी के नाम पर था, और बचे बाकी के 20% शेयर पर उन चारों बच्चों का हक था, जिसकी अथॉरिटी अभी दादाजी के पास ही थी, क्योंकि दादाजी ने बच्चों को कह दिया था पहले खुद को साबित करो, तब ये शेयर उनके नाम कर दिया जाएगा। पर आज तक वह लोग खुद को साबित ही नहीं कर पाए। वही किरण जी भी घर आ गई थी। दादाजी उन्हें घर आया हुआ देखते हैं, पर उनसे बोलते नहीं है। वह उनसे मुंह फेर कर चले जाते हैं। यह देखकर किरण जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि गलती भी तो उन्होंने ही की थी।
धीरे धीरे वक्त बिता और कुछ दिन निकल गए। अब आज वह दिन आ गया था जब बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलना था। इसके लिए मुंबई के एक बड़े होटल में व्यवस्था की गई थी। यह होटल और किसी का नहीं बल्कि आदित्य ठाकुर का था। आज देश भर के जाने माने बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी सभी इकट्ठा होने वाले थे। शहर के सभी बड़ी बड़ी हस्तियों के पास इन्विटेशन भेज दिया गया था। वही चाहत में एक इनविटेशन कपूर फैमिली को भी भेजा था। आखिर में वह नहीं रहेंगे तो मजा कैसे आएगा। पिछले जन्म में चाहत की अपनी कंपनी थी, पर उसके मिस्टीरियस होने की वजह से उसकी मालकिन उसकी बहन बन बैठी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। इस बात का फायदा साइना ने पूरा उठा लिया था। वही उसकी फैमिली ने भी इसमें उसका पूरा साथ दिया था। लेकिन इस बार चाहत ऐसा कुछ नहीं होने देगी। जब उसने इतनी मेहनत की है तो इसका फायदा कोई और उठा ले जाए, ऐसा अब नहीं होगा। दुनिया के सामने आने वाली थी। आखिर में उसकी मेहनत पूरी दुनिया देखे। आज वह दिन आ गया था जब चाहत को पूरी दुनिया जाने वाली थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जब कपूर फैमिली इस इवेंट में आएगी और जब सबके सामने चाहत की असली आइडेंटिटी आएगी, तब कपूर फैमिली का क्या होगा और सात्विक और ऋतिक क्या करेंगे और आलोक कपूर वह किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वही साइना ने कौन सा नया चला है, वह भी इस इवेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी, क्योंकि इस समय उसे किसी अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाना है, वरना वह आगे कैसे सरवाइव कर पाएगी। यही सब सोचकर वह एक अच्छे से प्लान के साथ इस इवेंट में आने वाली है। जब चाहत को उसके बारे में पता चलता है तो वह उसके प्लान को कैसे फेल करती है और चाहत अपना बदला उसे कैसे लेती है, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। आज स्टोरी में ज्यादा बड़ी नहीं दे पाई हूँ, लेकिन कल की स्टोरी में बड़ी बनाऊंगी, इसलिए कल का एपिसोड सुना भी ना भूलना। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे किसी दोस्त ने पूछा था चाहत अपने पिछले जन्म का बदला नहीं लेगी क्या, तो बता दूं वह अपना बदला जरूर लेगी, लेकिन पहले उसके सामने रियल आइडेंटिटी में आएगी, जिससे उसकी कामयाबी को देखकर साइना खुद में अफसोस करे और फिर कोई ऐसी गलती करे जिससे सजा देने में भी चाहत को मजा आए। तो मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सजा तो यार स्टोरी के लास्ट में देने में ही मजा आता है। अगर बीच में दे देंगे तो विलन को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला उसकी सोच से भी ज्यादा आगे है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।